नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 का फ्रेंड्स पार्ट 5 करने वाले हैं। इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैकमिलन बुक में जो आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल इज द, देखो ध्यान करिए, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था चाहे डिमांड शेड्यूल हो चाहे सप्लाई शेड्यूल हो, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन होता है। करेक्ट है? किसमें? प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन होता है, बशर्ते कि अगर डिमांड है तो प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सी? जो बाई की जाएगी। और अगर सप्लाई शेड्यूल की बात करें, सप्लाई में, तो इसमें भी प्राइस एंड क्वांटिटी होता है, लेकिन क्वांटिटी कौन सी? जो सेल की जाएगी, जो सेल की जाएगी। ये बात हमने समझी हुई थी। तो उस हिसाब से ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस के बीच में और जो क्वांटिटी खरीदी जाएगी, क्वांटिटी बाट के बीच में रिलेशनशिप होती है। ठीक है? तो डिमांड शेड्यूल किसके किसके बीच रिलेशनशिप होती है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में तो होती है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी? अगर डिमांड है तो हम खरीदेंगे, डिमांड है खरीदेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई आपका कितना बेचेंगे। ठीक है? तो ये बातें मैं समझा चुका हूं, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट डिमांड कर्व जो है फॉलो करता है कौन से रूल को? लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, बाकायदा कर्व देखा था हमने कि जो डिमांड कर्व का स्लोप, जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है ना, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद में अगर सप्लाई कर्व की बात करें तो वो कौन से फॉलो करता है? सप्लाई सर अपवर्ड स्लोपिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, ध्यान रखें, डिमांड कर्व लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है। कौन सा? डिमांड कर्व लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन कौन से फोर्सेस होते हैं डिमांड कर्व के पीछे, यानी कौन कौन सी चीजें डिमांड कर्व को प्रभावित करती हैं? तो फ्यूचर में क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, ये प्रभावित करता है। एवरेज इनकम क्या रहने वाली है, ये भी प्रभावित करता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिमांड को प्रभावित नहीं करता। किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लग रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, उसका प्राइस क्या रहेगा वो हमारा कंसर्न होता है डिमांड में। ओके, तो ये नहीं है, तो हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट और प्रेफरेंस याद होगा आपको, बीफ का एग्जांपल, जेलीफिश का एग्जांपल हमने देखा था, वो भी होता है। मार्केट का साइज, जिसमें हमने बॉम्बे में 21 करोड़ लोग, चेन्नई में 10 करोड़ लोगों का एग्जांपल देखा था। तो मार्केट का साइज, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें जो फैक्टर दिया हुआ है वो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन और एवरेज इनकम है। सारे फोर्सेस मैंने आपको पढ़ा रखे, चाहे डिमांड कर्व के हो सर और चाहे सप्लाई कर्व के हो, सारे पढ़े हुए हैं आपने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो होता है, यानी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रूल को फॉलो करता है। वो रिलेट करता है क्वांटिटी को किससे? क्वांटिटी जो डिमांड की गई है उसको किससे? तो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप होती है, राइट? तो जो क्वांटिटी डिमांड की गई है और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्वांटिटी जो डिमांड की गई है और प्राइस जो रखा गया है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सी। अब अगर कहा जाए शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई कर्व में शिफ्ट हुआ है या शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाए, तो इसका क्या मतलब है कि जब प्राइस के अलावा और कोई चीज जो है चेंज हो जाए, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व को शिफ्ट होना पड़े, तो उसे शिफ्ट इन सप्लाई कहते हैं। तो व्हेन चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन गुड्स ऑन प्राइस, गुड्स के खुद के प्राइस के अलावा अगर कोई और चीज चेंज हो जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई प्रभावित होती है, तो उसे शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर क्वांटिटी होती है, यहां पर प्राइस होता है, ऐसा कर्व हमारा बनता है। तो जब प्राइस और क्वांटिटी में ऐसा रिलेशन रहेगा तो यही कर्व काम आएगा। लेकिन अगर किसी और वजह से मान लो हमारी सप्लाई बढ़ जाए तो एक नया कर्व बनाना पड़ जाता है। तो यही तो है शिफ्ट इन सप्लाई। तो वही है कि जब कोई ऐसा फैक्टर जो प्राइस के अलावा, गुड्स का खुद का प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर अगर चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई प्रभावित होती है, तो उसे शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, डिमांड के लिए भी यही बात है। डिमांड कर्व में भी अगर कहा जाए शिफ्ट इन डिमांड कहा जाए तो भी यही सेम बात। व्हेन चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन गुड्स ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर ये है सर इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहते हैं? तो इक्विलिब्रियम प्राइस को सर मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हम कर दे रहे हैं।
यानी बेसिकली डिमांड इक्वल टू सप्लाई के है, इसीलिए एक सामंजस्य इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है, इसीलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं सब के सब क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला है कि कौन कौन से फोर्स हैं सप्लाई कर्व के पीछे, किन वजहों से सप्लाई कर्व प्रभावित होता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ यहाँ प्रभावित करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, यस गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी प्रभावित करती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें सप्लाई कर्व को प्रभावित करती हैं, है ना। ध्यान होगा आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है। कोई चीज़ अगर हम सस्ते में बना पाएं, जैसे लेबर, जापान में लेबर कॉस्ट अगर कम हो जाए तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। गवर्नमेंट पॉलिसी बदल दे, टैक्स कम कर दे तो फायदा है। टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि जितनी देर में पहले 10 गाड़ियां बनती उतनी देर में 100 गाड़ियां बनने लगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमें सप्लाई कर्व को प्रभावित करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी और आंसर 7 का। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से पूछ रहे हैं कि सप्लाई कर्व में क्वांटिटी सप्लाइड को किससे रिलेट किया जाता है। तो अगेन ध्यान रखें, प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशनशिप होता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड को अगेन हम किससे मैच करवाएंगे, प्राइस से ही मैच करवाते हैं। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड को प्राइस से मैच करवाया जाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी। देखो अभी मैंने बताया था कि जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई के हो जाएगा तो ही इक्विलिब्रियम आता है, सामंजस्य आता है, ठीक है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब क्वांटिटी सप्लाइड, जितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई है उतनी ही क्वांटिटी की सप्लाई कर दी जाए। क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है तो क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है उतनी क्वांटिटी अगर सप्लाई कर दी जाएगी तो उसे मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो हमारा आंसर सर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बस मैकलन बुक में सर हमारे इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे, 9 हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं ये जो सीरीज है इसमें हम केवल मैकमिलन बुक के एमसीक्यूज कर रहे हैं, और अच्छे एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में बन सकते हैं, उसको हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि मैं आपको कंटेंट मतलब फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे ये चैप्टर नंबर हमारा 13 है, तो इसके जो है मेरे ख्याल से 4 पार्ट आ गए, करेक्ट है। ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट में हमने थियरी डिटेल में डिस्कस की, फिर 5वां पार्ट लेकर के सर एमसीक्यू आपको डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद में इसके 60 नोट्स भी आते हैं। 60 नोट्स मतलब जिसमें हम ये पूरी की पूरी गाथा 4 पार्ट में जो डिस्कस करते हैं उसको 15-20 मिनट में कवर करते हैं, तो 60 नोट्स भी आते हैं। और अब बचता है इसका में कि अच्छे लेवल के एमसीक्यू जो मैकमिलन बुक से बनाए जा सकें, वो चीज़ रह जाती है। और केस स्टडीज अगर बना दिया सके तो वो हम फर्दर करेंगे डिस्कस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो डिमांड शेड्यूल में हमने देखा कि भाई डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल जो होता है एक रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी जो खरीदी गई है। ध्यान रखें, अगर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड लिखा होता है या सोल्ड लिखा होता तो वो नहीं होता। कितने प्राइस है और कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है, कितनी क्वांटिटी बाई की गई है, उनके बीच में रिलेशनशिप डिमांड शेड्यूल बताता है। मार्केट डिमांड कर्व किस रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को फॉलो करता है। कौन कौन से फोर्सेस हैं डिमांड कर्व के पीछे, तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, एवरेज इनकम, ये होता है। दोनों होंगे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका नहीं है, ये सप्लाई वाले का है। ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन एक देखा था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई वाले का है, डिमांड वाले का नहीं है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में क्वांटिटी को किससे रिलेट करते हैं, तो क्वांटिटी को हमेशा प्राइस से रिलेट किया जाता है, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में क्वांटिटी को प्राइस से रिलेट किया जाता है। सप्लाई में शिफ्ट का क्या मतलब होता है, जब गुड्स के खुद के प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर की वजह से सप्लाई में प्रभाव आ जाए, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड में प्रभाव आ जाए, अफेक्ट हो जाए, तो उसे शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है। गुड्स के प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड में प्रभाव आता है तो उसे शिफ्ट कहते हैं। तो पहला आंसर ए हो जाएगा हमारा। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्राइस पर सारा का सारा माल क्लियर हो जाता है। मार्केट के जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है। कौन कौन से फोर्सेस है सप्लाई कर्व के पीछे, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारे के सारे जिम्मेदार होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा डी हो जाएगा। सप्लाई कर्व में क्वांटिटी को किससे रिलेट करेंगे, मैंने बताया सिर्फ 2 ही चीज है, पी एंड क्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी, चाहे जहां भी पूछे, प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, बस अगर ध्यान रखिएगा, अगर डिमांड है तो क्वांटिटी बाई, और अगर
सप्लाई है तो क्वांटिटी सेल, इतना फर्क आ जाएगा। बाकी प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशन है। मार्केट इक्विलिब्रियम उस प्राइस पर आता है जितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई है उतनी ही क्वांटिटी की सप्लाई हो जाए। क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।